तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपने 10th के बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और आज मैं आपको क्लास 10th के साइंस के पार्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जो है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ओके, इस चैप्टर को आप थोड़ा बहुत लाइट चैप्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है वो इस पर बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आई के बारे में आज हम लोग सब कुछ जानेंगे जो आपने अभी इसके बारे में नहीं जाना है। ओके, अगर आपने चैप्टर पहले से पढ़ रखा है, कुछ डाउट्स रह गए तो आज आपके क्लियर होने वाले, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आज इसको पढ़ लेंगे। और आई होप पढ़ने के बाद आपके कोई डाउट्स रह नहीं जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपका बहुत सिंपल है और सिंपल फॉर्म में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट आपको इसको पूरा देखना जरूरी है। लास्ट तक देखिएगा, तब आपको जाकर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या है चैप्टर में आज हम तो पढ़ेंगे। वो इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो हर चीज का होता है, तो हम आई के बारे में आपको एक स्मॉल इंट्रोडक्शन देंगे, शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे। इसके अलावा उससे रिलेटेड टर्म्स जैसे कि पावर ऑफ कन्वर्शन, defects of vision and their correction, refraction of light through glass prism, dispersion of white light, atmospheric refraction, scattering of white light। इसके अलावा एक दो मैं आपको और टॉपिक समझाऊंगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपना ह्यूमन आई। अब आई क्या है, व्हाट इज आई? ओके, किसी से भी आप पूछे तो यही बताएगा कि जिस ऑर्गन से हम चीजों को देख पाते हैं उसको ह्यूमन आई कहते हैं या आई कहते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं सबके पास आई होती है और वो चीजों को देखने में हेल्प करती है। बट क्या अकेले आई चीजों को देखने में हेल्प कर सकती? नहीं, जब तक लाइट ना हो। तो आई इज एन ऑर्गन विच एनेबल्स अस टू सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट से जब लाइट हमारी आईज में पास होती है तभी हमें इमेज दिखाई देती है, बिकॉज उसकी इमेज हमारी आई के अंदर ही बनती है। अब इसके इंटरनल डायग्राम में क्या क्या फीचर्स हैं उसको देखेंगे जल्दी से। तो नेक्स्ट जो हमारा है आई में, वो है इसका डायग्राम। ओके, इसका एलएस, ये मैंने एक आई का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया हुआ है, आप समझते हो एलएस का मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ओके, तो इस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस में आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं उसको जल्दी से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आप अपनी आई को देखोगे बाहर से तो आपको व्हाइट कलर का एक पार्ट दिखाई देता है, करेक्ट? उसको हम कहते हैं स्क्लेरा। जो व्हाइट पार्ट आप देखते हो अपनी आई में, सबकी आई में होता है व्हाइट पार्ट, उसको कहते हैं स्क्लेरा। इसके अलावा उस व्हाइट के नीचे अभी हम आपको वो फीचर्स बता रहे हैं जो आप आई में कॉमनली बाहर से देखते हो। तो सबसे व्हाइट कलर का जो पार्ट होता है दैट इज स्क्लेरा, और जो उसके नीचे वाली लेयर होती है, किसी में वो ब्लैक होती है, जनरली ब्लैक होती है, कुछ में ब्राउन होगी, कुछ में ब्लू होगी, कुछ आइज तो ग्रीन भी होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज की आइज, ऐश्वर्या राय की आइज, ठीक है, ग्रीन है, ठीक है। तो वो जो ग्रीन या कलर्ड पार्ट आपको दिखाई देता है दैट इज आइरिस, वो हमारा होता है आइरिस। यहाँ पर आप देख पा रहे हो आइरिस। अभी आप केवल इनके नेम्स जानो, अभी इसके अच्छे से डिटेलिंग में आपको समझाऊंगा। स्क्लेरा, आइरिस। इसके अलावा एक और चीज आपको बाहर से दिखती है, वो होती है प्यूपिल, जो ब्लैक कलर की होती है। सेंट्रल पार्ट यहाँ पर आपका प्यूपिल होगा। ये आपके तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हमें बाहर से देखने को मिलते हैं वो है स्क्लेरा, आइरिस और प्यूपिल, करेक्ट? अब इसके अलावा इंटरनल फीचर्स में अगर हम जाएंगे तो और एक लेयर हमको मिलती है, उसको हम कहते हैं कोरॉइड। स्क्लेरा के ठीक नीचे की लेयर आपको दिखती है, उसको हम कोरॉइड कहते हैं। यहाँ पर ये आपकी ब्राउन कलर, ये आपको आई थिंक ब्राउन ही दिख रहा होगा, वहां से ऑरेंज दिख रहा होगा, वो है आपकी नेक्स्ट लेयर कोरॉइड। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लेयर आएगी, अगर ये लेयर नहीं हो तो हमें कुछ भी नहीं दिख सकता है, वो है रेटिना। ओके, स्क्लेरा के बाद कोरॉइड, और कोरॉइड के बाद जो आपकी थर्ड लेयर है वो है रेटिना। ये है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट आई की लेयर। इसको याद रखिएगा कि रेटिना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितनी भी इमेजेस हमारी बनती है वो रेटिना पर ही बनती है। अगर रेटिना पर नहीं बन रही इमेज तो हमें नहीं दिखाई देगी, या हो सकता है ब्लर दिखाई दे। ओके, तो इमेज बिल्कुल ब्राइट और क्लियर दिखने के लिए जो ऑब्जेक्ट से आईज से रेज हमारे आईज के अंदर आ रही है, आइरिस के थ्रू जो आ रही है, उनको कहाँ फोकस होना जरूरी है? रेटिना पर फोकस होना जरूरी है, तभी हमें इमेजेस क्लियर दिखाई देंगे। ओके, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर हो गई। नेक्स्ट इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ये लेंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जो कि बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है हमारे आईज में। ये जितनी भी लाइट रेज एंटर करती है उनको फोकस करवाने का वर्क करता है रेटिना के ऊपर। ओके, आपने लाइट चैप्टर में कर्व्ड लेंसेस पढ़े हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। ओके, तो हमारी आई में जो लेंस होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस, करेक्ट? इसके अलावा अभी जो स्क्लेरा है,
जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये आगे जाके किस में कनेक्ट होती है, कॉर्निया में कनेक्ट होती है। ओके, कॉर्निया में कनेक्ट हो जाती है। इसके अलावा आप देख पा रहे हो कि लेंस के दोनों साइड पर, राइट हैंड साइड पर और लेफ्ट हैंड साइड पर दो स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं। अब इन स्पेसेस का क्या नाम है, जो लेंस से राइट की तरफ आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा, अगर हम ऐसे खड़े होंगे तो हमारे लेफ्ट में वो चीज हो जाएगी, बट अगर सामने से देखेंगे तो लेंस से राइट में दिख रहा है, एक्चुअल में किधर है, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पर। किधर है, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पर जो स्पेस होता है, जो लिक्विड होता है, उसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर। ओके, इसी तरह से लेंस से अगर हम राइट हैंड में देखेंगे तो ये वाला जो छोटा स्पेस है, इसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ये है एक्वस ह्यूमर। यहाँ पर वाटरी मॉइस्चर भी लिखा हुआ है, इसका एक्चुअल नेम है एक्वस ह्यूमर। ओके, ये दो आपके स्पेसेस होते हैं जिसमें लिक्विड फिल्ड रहता है। ये वो लिक्विड नहीं है जो आपको आइस से टीयर्स के फॉर्म में दिखता है, उसके लिए हमारे पास टीयर ग्लैंड्स होती हैं, वो ग्लैंड सिक्रीट करती है। ओके, वो एक्वस ह्यूमर या विट्रस ह्यूमर नहीं है जो लिक्विड हमारी आइस से आता है। इसके अलावा लेंस के ठीक अपोजिट में आपको एक हल्का सा किंक दिखाई देता है। किंक का मतलब एक हल्की सी डेप्थ दिखाई देती है। ये डेप्थ जो होती है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल फोसा। वैसे सेंट्रल फोसा यहाँ पर टर्म लिया गया, इसको हम लोग येलो स्पॉट भी कहते हैं। जो जनरल टर्म है इसका वो है आपका येलो स्पॉट। अब ये येलो स्पॉट इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए जितनी भी हमारी लाइट रेस जो फोकस होती है, एक्चुअल में वो येलो स्पॉट पर फोकस होती है। या आप कह सकते हैं कि जो हमें बिल्कुल क्लियर इमेज दिखाई देती है, सबसे अच्छी इमेज दिखाई देती है, वो तभी दिखाई देती है जब हमारी सारी की सारी लाइट रेस कहां पर आकर फोकस हो जाए, येलो स्पॉट पर आकर फोकस हो जाए। ओके, इसको फोविया सेंट्रलिस भी कहा जाता है। एक और टर्म इसके लिए है फोविया सेंट्रलिस, ये भी इसके लिए एक टर्म है, बट जो कॉमन टर्म है वो हम उसको येलो स्पॉट के नाम से जानते हैं। ओके, आप लोग भी येलो स्पॉट याद रखिए, नॉर्मल। ओके, अगर फोविया सेंट्रलिस आ जाए, सेंट्रल फोसा आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट इसमें आता है ब्लाइंड स्पॉट। ओके, ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हो, ये आपका ब्लाइंड स्पॉट है। ये ब्लाइंड स्पॉट क्यों है, क्योंकि यहां से आपकी विजुअल नर्व, जिसका कॉमन नेम है आपकी ऑप्टिक नर्व, ये भी आपको याद रखना है, ऑप्टिक नर्व। जितनी लाइट रेजेस, सॉरी, जितनी भी आपकी नर्व्स हैं जो ब्रेन तक मैसेज लेकर के जाती हैं, अभी ब्रेन का भी वक्त बताऊंगी कि ब्रेन इसमें कैसे हेल्प करता है। ब्रेन तो बहुत ज्यादा हेल्प करता है इमेज फॉर्मेशन में, आगे नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे। जितनी भी नर्व्स निकलती हैं आइस से, वो जिस पॉइंट से निकलती हैं उसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते इसलिए क्योंकि अगर यहां पर लाइट रेस आ रही हैं तो कोई इमेज नहीं बनती है। ओके, इमेज बनने के लिए जो भी स्पेस होना चाहिए, जो भी स्पॉट होना चाहिए, वो आपका ब्लाइंड स्पॉट के अलावा होना चाहिए। और जनरली वो क्या होना चाहिए, आपका फोविया सेंट्रलिस होना चाहिए या येलो स्पॉट, जहां पर लाइट रेज फोकस होंगी और क्लियर इमेज हमें बनाकर देगी। ओके, तो आई होप आपको ये सारे फीचर्स समझ में आ गए होंगे। ओके, अब इसमें जो दो फीचर्स बचे वो क्या आपके, एक है आपका सिलेरी बॉडी। ओके, सिलेरी बॉडी बचा है। ओके, सिलेरी बॉडी आपका रह गया। अब ये जो सिलेरी बॉडी है, इसको आप देख पा रहे हो, इसको सिलेरी मसल्स भी कहते हैं हम लोग, सिलेरी मसल्स भी कहा जाता है। सिलेरी बॉडी या सिलेरी मसल्स दोनों एंड्स पर होता है, जहां पर आपकी ये कोराइड लेयर होती है, कोराइड से ही अटैच आपकी मसल्स होती हैं। ये मसल्स क्या करती हैं, ये लेंस को प्रॉपर पोजीशन देती हैं, यानी होल्ड करती हैं। अगर ये सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी या रिलैक्स होंगी तो जो आपका लेंस है उसकी भी फोकल लेंथ बदलेगी, ये भी होता है। अब ये सिलेरी मसल्स अपने आप को रिलैक्स करेंगी तो क्या होगा, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या होगा, दोनों ही कंडीशन अभी आप आगे देखने वाले हैं। ओके, चलिए, ये हो गया केवल आई का डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन। ओके, आई होप आपको सारी चीजें अभी तक समझ में आ रही होंगी। ओके, आई के डायग्राम में प्यूपिल, हाँ, प्यूपिल और आइरिस का फंक्शन देखिए। ये जो आपका आइरिस है, ये अलाउ करता है लाइट रेजेस को लेंस के थ्रू पास होने में,
इसका मतलब है ये कंट्रोल करता है लाइट रेजेस को। अक्सर आपने देखा होगा अगर आपकी आई के ऊपर कोई टॉर्च मारता है तो आपकी जो प्यूपिल होती है वो हल्के से सिकुड़ जाती है और आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब आई के लिए एक प्रॉपर अमाउंट होना जरूरी है लाइट का। अगर लाइट बहुत ज्यादा एंटर हो रही है तो भी वो डेंजरस है, बहुत कम एंटर हो रही है तो भी आपको क्लियर इमेज नहीं दिखेगी। ओके, इसलिए प्रॉपर अमाउंट में लाइट को एंटर करवाने का वर्क कौन करता है? आइरिस करती है। इसका मतलब आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट विच इज पास्ड फ्रॉम आउटसाइड रीजन इनटू द आई। ओके, और इसी की वजह से प्यूपिल का साइज छोटा बड़ा हो जाता है। अब जब ये आइरिस अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेगी तो उसी के हिसाब से प्यूपिल भी शॉर्ट और लॉन्ग हो जाएगी या छोटी और बड़ी हो जाएगी। ओके, तो ये हुआ आई और उसके कुछ स्मॉल फीचर्स का एक्सप्लेनेशन। अब इमेज कैसे बनती है आई में, जरा इसको समझते हैं। ओके, इमेज फॉर्मेशन के लिए देखिए होता क्या है कि मान लीजिए ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है। ओके, इससे पहले लाइट चैप्टर में आपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था। तो इमेज जब हम बनाते हैं उसका आउटलाइन डायग्राम बनाते हैं तो हमारे पास एटलीस्ट किसी पॉइंट से लाइट सोर्स से कम 2 रेजेस का होना जरूरी है। ओके, तो मान लेते हैं हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से इस पॉइंट से 2 रेजेस निकल रही हैं और इस पॉइंट से 2 रेजेस निकल रही हैं। अब देखिए होता क्या है, जब इमेज फॉर्म होती है तो जो 2 रेजेस हैं वो इस कॉन्वेक्स लेंस से होती हुई कहां जाएंगी? रेटिना पर जाएंगी, फोकस होगी। ओके, इसी तरह से इस पॉइंट से भी 2 रेजेस जाएंगी, रेटिना पर फोकस हो जाएंगे। जो लेंस होता है ये एक्चुअल में रेटिना पर हमारी इनवर्टेड इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है? इनवर्टेड इमेज बनाता है। ऑब्जेक्ट सीधा होगा लेकिन रेटिना पर जाकर वो ऑब्जेक्ट अपोजिट यानी कि अपसाइड डाउन हो जाएगा। अगर ये पेन आप सीधा देख रहे हो तो इसकी इमेज रेटिना पर ऐसी उल्टी दिखाई देगी। बाद में ब्रेन और ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू या ब्रेन अपना वर्क करता है यहाँ पर, इस मैसेज को यानी कि इस उल्टी बनी इमेज को इंटरप्रेट करता है और फिर हमारी आईज के थ्रू जो हम इमेज देख पाते हैं वो सीधी होती है, क्योंकि वो काम फिर ब्रेन का है। अब इस मैसेज को हमारी आई तक लाता कौन है? वो लाती है ऑप्टिक नर्व्स। ओके, ऑप्टिक नर्व कहां जाएंगे? ब्रेन में जाएंगे। ब्रेन को मैसेज देंगे कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में अपसाइड डाउन बनी है, उसको फिर सीधा किया जाएगा और हमें एग्जैक्ट सीधी इमेज दिखाई दे जाएगी। तो ये आपकी इमेज फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस है जो कि आईज में होता है। इसके लिए हेल्प कौन करता है? इसके लिए हेल्प करता है हमारा लेंस प्लस कॉर्निया और प्यूपिल, सॉरी आइरिस एंड प्यूपिल। ओके, अब आइरिस ये डिसाइड करती है कि कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, उससे कितनी लाइट आ सकती है, कितनी लाइट एक्चुअल में फोकस होनी चाहिए, ये काम आइरिस करती है जो मैंने भी आपको बताया। अब डिपेंड करता है साइज पर भी। देखिए आप लोग को कभी ऐसा फील होता है कि आपके घर से जो बहुत दूर कोई बिल्डिंग है वो नहीं दिखाई देगी, लेकिन इतना बड़ा मून जो इतने डिस्टेंस पर वो दिख जाएगा। उसका रीजन क्या होता है? कोई भी चीज की इमेज हमारी आईज में तभी बनेगी जब एक प्रॉपर एंगल, जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ विजन, क्या कहते हैं, ये आपका सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इससे जितनी लाइट रेज निकल रही हैं, अगर इससे बनने वाला ये जो एंगल है जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ विजन, अगर ये हमारी आई के अंदर आके फॉर्म हो रहा है, आई के अंदर आकर एंगल ऑफ विजन फॉर्म हो रहा है, तब तो हमें चीजें दिखाई देंगी। लेकिन अगर एंगल ऑफ विजन हमारी आई से बाहर कहीं फॉर्म हो रहा है तो वो चीज हमको नहीं दिखाई देगी। इसलिए किसी भी चीज की इमेज को देख पाने के लिए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा होना चाहिए कि उससे लाइट रेज प्रॉपरली हमारी आईज के अंदर आए। ओके, आईज के अंदर आए और आ करके एंगल ऑफ विजन बनाए। अगर ये नहीं बन रहा है तो फिर हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। मून हमें इसलिए दिखता है क्योंकि वो इतना बड़ा साइज में है कि उससे इतनी लाइट रेज निकल के आती हैं कि जो काफी डिस्टेंस कवर करती है। ज्यादा डिस्टेंस कवर करने की वजह से हमारी आई में आकर के उनका एंगल ऑफ विजन फॉर्म होता है, इसलिए वो हमें दिखाई देता है, अदरवाइज हमें चीजें नहीं दिखाई देंगी। ओके, चलिए, तो द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज इन्वर्टेड बट योर ब्रेन इंटरप्रेट्स द इमेज एज बीइंग राइट साइड अप। तो हमारी आई के अंदर रेटिना पर एक्चुअल में जो मैंने आपको बताया कि इमेज इन्वर्टेड बनती है, बट ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है, उसका एनालिसिस करता है और हमें इमेज जो होती है वो सीधी दिखाई देती है। चलिए, नेक्स्ट अब आता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब यही है, अगर यहां पर मैंने जो आपको बात समझाई है कि जो एक आइरिस है, पहला काम ये होगा कि जो आइरिस है वो लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करेगी। दूसरा काम करती है ये हमारी सीलियरी मसल्स, ये भी लेंस को एक प्रॉपर शेप देती है, एक प्रॉपर
फोकल लेंथ प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से लाइट के अमाउंट के अकॉर्डिंग हमारी आई में इमेज बन पाए। और इस एडजस्टमेंट को ही कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। होता क्या है कि देखिए, मान लीजिए अगर ये ऑब्जेक्ट सपोज यहां पर रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक चीज आपको मैं बता देता हूं, जो कि होती है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। पहले तो ये एक टर्म समझिए, डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं इसको, वो क्या होती है ध्यान समझिएगा। मिनिमम डिस्टेंस, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, यानी कि करेक्ट विजन के लिए जो हमारी मिनिमम डिस्टेंस आई से ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए। सुनिए ध्यान से, अगर हमारी आई बिल्कुल हेल्दी है, उसमें किसी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं है, तो अगर हमारी आई से कोई ऑब्जेक्ट मिनिमम 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो हमें ये ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा बिना किसी एडजस्टमेंट के। किसके एडजस्टमेंट के? सीलियरी मसल के। अगर कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है लेंस से, तो सीलियरी मसल को कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, वो नॉर्मल अपनी पोजीशन पर रहेंगी और इजीली हमारी रेटिना पर आकर इमेज बन जाएगी, हमें दिख जाएगी। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से दूर रखा हुआ है कहीं, या 25 सेंटीमीटर से पास, अच्छा पास में रखा है, तब तो हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं, ये बात समझ लीजिएगा, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस यही होती है, इससे कम नहीं हो सकती है। मैंने क्या लिखा है? मिनिमम डिस्टेंस कम से कम 25 होनी चाहिए, इससे कम होगी डिस्टेंस तो इमेज बनेगी नहीं, बनेगी भी लेकिन हमको दिखेगी नहीं, वो कहीं और जाके बन जाएगी, रेटिना पर नहीं बनेगी, करेक्ट। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी है? 25। अगर 25 से बड़ी डिस्टेंस है किसी ऑब्जेक्ट की, सॉरी किसी ऑब्जेक्ट से लेंस की डिस्टेंस अगर 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो फिर सीलियरी मसल्स को थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या रिलैक्स करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट का साइज कुछ भी है बट वो बहुत दूरी पर है, तो सारी की सारी इमेज, सारी की सारी लाइट रेजेस लेंस के अंदर आ पाए, इसके लिए जो ये सीलियरी मसल्स है अपने आप को थोड़ा सा क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, पीछे की तरफ करेगी, ओके, पीछे की तरफ अपने को खींचेगी, ठीक है, पीछे की तरफ खींचेगी, जिससे लेंस का साइज हल्का सा इंक्रीज होगा, इसकी फोकल लेंथ हल्की सी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से अब लाइट रेज इजिली रेटिना पर फोकस हो जाएंगी, ओके। इसी प्रोसेस को या सीलियरी मसल्स की इसी एबिलिटी को, जिसमें वो लेंस की पोजीशन को अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एडजस्ट करती है, पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं, करेक्ट। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, अब जैसे ही ये आपका फ्लावर पास में आता है तो लेंस का साइज कुछ और हो जाता है, और जब ये दूर होगा तो लेंस का साइज कुछ और होगा। अब इस पॉइंट पर देखिए लेंस का साइज ये है, इमेज यहाँ बन रही है, यहाँ पर देखिए लेंस का साइज ये है, इमेज प्रॉपर वही बन रही है, बट इमेज यहाँ बने इसके लिए जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग सीलियरी मसल्स वर्क कर रही हैं, ठीक है। सीलियरी मसल्स अपने को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेंगी, लेंस के साइज को थोड़ा सा चेंज करेंगी और इमेज प्रॉपर बन जाएगी। तो सीलियरी मसल्स की इस एबिलिटी को कहा जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से, क्या है? मायोपिया। अब ये मायोपिया क्या है? अब हम आगे हैं जो हमारी आई में डिफेक्ट्स होते हैं। तो जो पहला डिफेक्ट है वो है आपका मायोपिया, इसको नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है या इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, जिसमें हमें दूर की चीज नहीं दिखती है। ध्यान से सुनिएगा, नियर साइटेडनेस में हमको दूर की चीज नहीं दिखती है, या शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया आप कुछ भी कहिए, इसमें हमको दूर की चीज नहीं दिखती है, क्योंकि शॉर्ट साइटेडनेस को शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइट रेजेस रेटिना पर ना फोकस होके लेंस से कहीं पहले ही फोकस हो जाती हैं, यानी कि फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाती है। अब जब ये फोकल लेंथ शॉर्ट होगी, एक्चुअल में फोकल लेंथ ये होनी चाहिए, थोड़ी सी लार्ज होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, लेकिन चूंकि फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाती है इसलिए इसको कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, नॉर्मली इसको हम कहते हैं मायोपिया। अब मायोपिया से जो भी लोग ग्रसित हैं या सफर कर रहे हैं, उनको देखने में प्रॉब्लम होती है, उनको धुंधला धुंधला दिखाई देता है। क्या चीज? जो डिस्टेंस पर चीजें, जो ज्यादा दूरी पर चीजें, वो उनको क्लियर नहीं दिखाई देंगी। इसके लिए उनको कॉनकेव लेंस का यूज करना पड़ता है, एक प्रॉपर फोकल लेंथ का कॉनकेव लेंस यानी कि ग्लासेस यूज करने पड़ते हैं, तब जाकर के उनकी इमेज कहाँ फॉर्म हो जाती है? रेटिना पर फॉर्म हो जाती है। कैसे फॉर्म हो जाती है? देखिए, मान लीजिए एक्चुअली यहां फॉर्म होना था,
फॉर्म यहाँ पर हो रही है। अब क्या करें इस प्रॉब्लम के लिए, ये लेंस तो बेचारा काम कर नहीं पा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेंस के बाहर एक एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ का एक कॉनकेव लेंस यूज कर लेते हैं। अब क्या होगा, एक्चुअली जो लाइट रेजेस आएंगे ऑब्जेक्ट से वो डायरेक्ट इस पे नहीं टकराएंगे, वो हमारे कॉनकेव लेंस पर टकराएंगे। कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस, यानी कि इसका करेक्शन क्या हो गया, इसको सही कैसे करेंगे, इस डिफेक्ट को कॉनकेव लेंस यूज करके। तो जो हमारा कॉनकेव लेंस है आप जानते हो कैसा लेंस होता है, वो एक डाइवर्जिंग लेंस होता है, वो लाइट रेजेस को दूर दूर फैला देता है। तो पहले तो ये हल्का सा लाइट रेजेस को दूर करेगा, उसके बाद जाकर के ये कहीं एग्जैक्टली किस पर फोकस हो जाएंगी, रेटिना पर। अब आप कह सकते हैं फिर इस लेंस का ज्यादा यूज रह नहीं जाएगा, हमारी जितनी भी लाइट रेजेस है उसको पहले कॉनकेव लेंस थोड़ा सा दूर करेगा, डाइवर्ट करेगा, डाइवर्ट करने के बाद ये एक्चुअल में जहां इनको होना चाहिए था फोकस, वहां फोकस हो जाएंगे, हमें चीजें दिख जाएंगी। इसका मतलब मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें हमको दूर की चीज नहीं दिखती है, क्योंकि इसमें फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाती है, हमारा लेंस बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाता है सिलियरी मसल्स की वजह से। इसके लिए हमें एक प्रॉपर कॉनकेव लेंस, जो भी हमारी फोकल लेंथ बनेगी, अब फोकल लेंथ जो हम लोग कहते हैं ना कि आपकी आई के चश्मे का नंबर क्या है, एक्चुअली में फोकल लेंथ ही होती है। ओके, तो एक प्रॉपर फोकल लेंथ हम लोग कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। कॉनकेव लेंस एक्चुअल में हमारी जितनी भी लाइट रेजेस आ रही हैं उनको रेटिना पर फोकस करेगा और हमको ऑब्जेक्ट दिखेगा। ओके, तो इसका करेक्शन देखिए, डायग्राम में करेक्शन मैंने आपको बताया है। तो देखिए वही चीज है कि कहीं ना कहीं रेटिना से, ये रेटिना है आपकी, इससे पहले कहीं ना कहीं फोकस हो रही है। अब क्या करोगे, एक कॉनकेव लेंस हम यूज करेंगे, ये पहले तो डाइवर्ट करेगा लाइट रेजेस को, उसके बाद एक्चुअल में फोकस करवा देगा हमारी रेटिना पर और हमें ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। तो ये करेक्टेड मायोपिक आई हो जाएगी आपकी, और ये आपका मायोपिया से जो भी पर्सन सफर कर रहा होगा उसकी आई है, और ये करेक्ट आई है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका डिफेक्ट आता है हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया जिसको कहते हैं। इसमें अपोजिट हो जाता है, इसको फार साइटेडनेस भी कहते हैं। फार साइटेडनेस का मतलब क्या होता है कि जब चीज हमें पास की ना दिखाई दे, पास में रखी हुई चीज नहीं दिखाई देती है। ओके, जनरली लोगों को आपने देखा होगा कि पढ़ने के लिए ही कुछ लोग चश्मा लगाते हैं, रीडिंग के लिए या पास में रखी हुई चीज को ही देखने के लिए वो चश्मे का यूज करते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है, उनको हाइपरमेट्रोपिया होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी लाइट रेजेस आ रही है लेंस से वो कहीं रेटिना के बाद फोकस होती है। ये हमारी रेटिना क्लियर हो गई, इसके बाद फोकस हो रही है तो भी नहीं दिखाई देगा, ब्लर दिखाई देगा। इसको करेक्ट करने के लिए आप एक प्रॉपर फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अब ये कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, ये रेजेस को कन्वर्ज करता है। तो जो रेजेस कहीं दूर जाके कन्वर्ज होंगे उनको एग्जैक्टली ये कहां फोकस करवा देगा, रेटिना पर ही फोकस करवा देगा। और जब रेटिना पर फोकस हो जाएगा तो हमें दिखने लग जाएगा, या प्रॉपर वो चीज हमें साफ दिखेगी, दिखेगी तो बट ब्लर नहीं दिखेगी, क्लियर दिखेगी। ओके, तो उसका करेक्शन भी देखिए। तो ये आपकी नॉर्मल विजन है जिसमें लाइट रेज आराम से रेटिना पर फोकस हो रही है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है, कहीं दूर जाके बाहर की तरफ फोकस हो रही है। अब क्या किया हमने, एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ये चूंकि कन्वर्जिंग लेंस है इसलिए इसने लाइट रेज को और कन्वर्ट कर दिया, थोड़ा सा और पास पास कर दिया, और ये बाहर के बजाय एग्जैक्ट रेटिना पर फोकस होने लगी और हमें चीज दिख जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट हमारा आता है एक और डिफेक्ट जिसको हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। ये भी एक तरह का हाइपरमेट्रोपिया ही है। ओके, इसमें जो हमारा लेंस होता है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, समझिए ध्यान से। ये एक पर्टिकुलर एज के बाद होता है, आफ्टर 40 या 45 के अराउंड ये शुरू हो जाता है लोगों में। अक्सर आपने देखा होगा जो आपके एल्डर्स होते हैं, ठीक है, जो भी आपके हुए, पहले तो नानी दादी ही जो होती थी वो चश्मा लगाती थी चीजों को पढ़ने के लिए, बट आजकल तो 40-45 की एज में भी लोगों को प्रेस बायोपिया हो जाता है। तो जो प्रेस बायोपिया होता है उसमें एक्चुअली जो हमारा लेंस होता है, ओके, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत डाउन हो जाती है। वो अपने आप को, अगर सिलियरी मसल्स वर्क कर भी रही है तो लेंस अपने आप को नहीं चेंज कर पाता है। अब लेंस नहीं चेंज कर पाएगा तो इसमें आपका फार साइटेडनेस शो होने लगेगा, जो चीज पास में रखी वो नहीं देगी। तो एक्चुअली हमें पास में रखी हुई चीजों को देखने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, वही कॉन्वेक्स लेंस। तो उसका करेक्शन आपका कॉन्वेक्स लेंस है। इसके जो सिम्टम्स हैं, जनरली आई स्ट्रेन, आंखों में दर्द होगा, हेडेक होगा, ओके, और रीडिंग जैसी एक्टिविटीज में हमें कुछ प्रॉब्लम होगी। तो करेक्शन के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ओके, तो ये 3 डिफेक्ट्स थे जो कि आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे, इनके करेक्शन समझ में आ गए होंगे। ओके, जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी के ही हैं,
ओके, इनको आप खुद सॉल्व करेंगे बट चैप्टर ओवर होने के बाद, क्योंकि जब तक पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा तब तक आप इसको ना करें तो ज्यादा बेटर है, बट हाँ करिएगा जरूर। ओके, अब आता है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। ओके, वैसे तो ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, लेकिन डिस्पर्जन प्रोसेस होती क्यों है? क्योंकि रिफ्रैक्शन की ही वजह से होती है। अब पहले जिन बच्चों को रिफ्रैक्शन बिल्कुल नहीं पता है उनके लिए रिफ्रैक्शन होता क्या है, देखिए आपने इससे पहले वाले चैप्टर में ये पढ़ा था कि अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे ग्लास है या वाटर ले लीजिए, उसके अंदर अगर किसी पर्टिकुलर एंगल से लाइट रेजेस पास होंगी, ये अगर आप लेवल ले लीजिए, बॉर्डर ले लीजिए, ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर एंगल से कुछ लाइट रेज पास होती हैं और ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो लाइट रेजेस कुछ अपने एग्जैक्ट डायरेक्शन से बेंड हो जाती है। इस बेंडिंग को ही हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ओके, ध्यान सुनिएगा, ये जो बेंडिंग हो रही है ये कहलाता है रिफ्रैक्शन। इसमें जो रे एंटर हो रही है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। ध्यान से पहले इस पॉइंट को समझ लीजिएगा, इंसिडेंट रे, जो रे बेंड हुई है अपने पैथ से उसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, और जो रे रिफ्रैक्शन के बाद निकल गई है, रिफ्रैक्शन होने के बाद अपने पैथ पर वापस आ गई है, इसको कहते हैं इमर्जेंट रे। पहले तो ये तीन रेजेस के नेम याद रखिए, इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे। जो नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा, ओके, उसमें जो इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है वो आपके एग्जैक्ट पैरेलल होंगी। अगर हम इनके पैथ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो ये पैरेलल होंगी, लेकिन प्रिज्म में ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैंने पहले ये बात आपको क्लियर की, जो आपका नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा उसमें जो भी लाइट रेजेस हैं जिसमें इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, इनके पैथ को अगर हम कंटिन्यू करें तो हमें दो पैरेलल लाइंस मिलेंगी। लेकिन जब आप प्रिज्म के थ्रू ये बात देखते हैं तो ऐसा नहीं होता। पहले आप रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म देख लो। होता क्या है कि अगर मैंने ये प्रिज्म लिया हुआ है तो ये जो आपकी लाइट रे जा रही है, जिसको हम पीई कह सकते हैं, पीक्यू कह सकते हैं, ओके, ये जो आपकी लाइट रे पीक्यू है, ये जब ये जब प्रिज्म से टकराएगी तो अपने पैथ को चेंज करेगी, बेंड हो जाएगी। ओके, रिफ्रैक्शन में आपको पता है कि जिस पॉइंट पर लाइट रेज फॉल होती है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और वहां से हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल। ये क्या है आपका एक नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, हाँ बता रहा हूँ, ये आपका नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा। ओके, अब लाइट रे यहाँ फॉल होगी तो यहाँ पर आप नॉर्मल जब ड्रॉ करोगे तो देखो नॉर्मल इस साइड आ रहा है ना, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, नॉर्मल की तरफ आ गई है। वैसे तो जाना चाहिए इसको स्ट्रेट, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ आ गई है। इसका मतलब बाहर वाला जो मीडियम है वो कैसा है, रेयर मीडियम है, और ये प्रिज्म कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। याद रखिएगा, डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें लाइट रेज नॉर्मल की तरफ यानी कि टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। अब इसमें जो आपकी इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे हुई पीक्यू, और ये पीक्यू रे अंदर जाकर के रिफ्रैक्टेड रे बनी, और ये आपकी आरएस इमर्जेंट रे है। आरएस क्या है, इमर्जेंट रे। तो आप देख पा रहे हो इसमें जो आपकी इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है, ये पैरेलल नहीं है। ध्यान से दिखना ना, ये दोनों के पैरेलल हो सकती है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये दोनों आपस में पैरेलल थोड़ी ना है। बस ये डिफरेंस होता है जो आपका प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा अलग से हम लोग देखते हैं। करेक्ट। अब यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि जब ये लाइट रेजेस पास होती हैं तो ये थोड़ी से अपने पैथ को चेंज करती हैं। ओके, यही रीजन है डिस्पर्जन का। पहले तो आप इस डायग्राम को समझो, फिर हम इसी चीज को डिस्पर्जन से कनेक्ट कर देंगे। अब इस डायग्राम में आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी। ये जो प्रिज्म बना हुआ है, इसमें ये वाला जो एंगल होता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। करेक्ट, ये देखिए एंगल ऑफ प्रिज्म। इसी तरह से ये तो आप जानते हो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह से रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पर एक और एंगल बन रहा है, देखो, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट। अच्छा, एक आप नॉर्मल इधर से देखोगे तो एक और नॉर्मल इधर से भी आपको दिखाई देगा। तो इधर से नॉर्मल से अब ये लाइट रे इमर्ज हो गई है, अलग हो गई है। अलग होने का मतलब है अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। तो जो आपका इस साइड वाला जो नॉर्मल है
इस साइड वाला मतलब जहां से रे बाहर आ रही है, वहां से इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम कहते हैं एंगल ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस। करेक्ट। अब यहाँ पर डेविएशन भी आप देख लो, डेविएशन का मतलब है अपने पैथ से डेविएट हो जाना। एक्चुअल में लाइट रे स्ट्रेट पैथ पर जानी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी डेविएट हो रही है। तो कितनी डेविएट हो रही है अपने पैथ से, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। बाकी इमर्जेंट रे मैंने आपको पहले बताया, रिफ्रैक्टेड रे पहले बताया, इंसिडेंट रे पहले बताया। ओके, तो आई थिंक ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। ये डायग्राम भी आपको लर्न करना है, सारे इसके टर्म्स जो भी एंगल्स हैं उनके नेम्स याद करने हैं। अब देखो मैंने कहा था कि जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट रेज जब एंटर कर रही है तो अपने पैथ से डेविएट हो रही है। पैथ से क्या हो रही है, डेविएट हो रही है। अब आइए वापस डिस्पर्जन वाले में। यहां पर क्या होता है, जो व्हाइट लाइट होती है ये एक्चुअल में 7 डिफरेंट कलर से मिलके बनते हैं। बार बार कलर कलर करते हैं तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर व्हाइट लाइट व्हाइट कलर से मिलाकर के, व्हाइट कलर जो होता है वो 7 कलर को मिला के बन जाता है, ऐसा नहीं है। व्हाइट कलर की जो लाइट रेज होती हैं वो 7 कलर्स की लाइट रेज में डेविएट या डिस्पर्स होती है। पहले समझिए, बहुत से बच्चे ट्यूब कलर ले लेते हैं और सातों कलर मिला लेते हैं, कहते हैं देखिए व्हाइट कलर तो बना ही नहीं। वो कलर्स की बात नहीं होती है, लाइट रेज की कलर्स की बात होती है। जो व्हाइट लाइट होती है, बार बार यूज किया जा रहा है व्हाइट कलर, व्हाइट लाइट, जो व्हाइट लाइट होगी एक्चुअल में वो 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बनती है। अब अगर 7 डिफरेंट कलर्स की लाइट है तो सबकी जो आप कह सकते हैं वेवलेंथ होती है, ओके, वो अलग अलग होती है। अगर वेवलेंथ अलग अलग होती है तो सबकी स्पीड भी अलग अलग होती है। इसी वजह से जब ये किसी मीडियम में जैसे प्रिज्म है उसमें पास करवाई जाती है तो जितनी लाइट रेजेस हैं, ये जो 7 कलर्स की आपको लाइट रेजेस दिखाई दे रही हैं, ये अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग एंगल्स पर डेविएट होती हैं। मतलब सबके एंगल ऑफ इमर्जेंस अलग अलग हो जाते हैं और इसी को कहते हैं डिस्पर्जन। मतलब सब अपने पैथ पर चलेंगी, कोई एक साथ नहीं चलेगी। ये तो स्ट्रेट लाइट आ रही है तो पूरा एक ग्रुप है क्योंकि एक ही मीडियम में आ रही है, लेकिन जैसे ही प्रिज्म में पास होगी तो प्रिज्म क्या करेगा, रिफ्रैक्शन करा देगा। और रिफ्रैक्शन जब कराएगा तो जितनी भी लाइट रेज है वो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग अपने पैथ को फॉलो करेंगी। ओके, अब जो रेड कलर की लाइट है वो ब्लू कलर के लाइट को फॉलो नहीं कर सकती क्योंकि इसकी वेवलेंथ और इसकी वेवलेंथ बिल्कुल अलग अलग है। करेक्ट। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ आपकी रेड कलर की होती है और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, वायलेट कलर की होती है। इसीलिए वायलेट कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा वो सबसे कम स्कैटर्ड, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम वो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, स्कैटरिंग का मतलब होता है फैल जाना। जैसे जब आप किसी व्हाइट पेपर के ऊपर, मान लीजिए आपने कोई ट्यूब कलर या वाटर कलर लिया, तो अगर आपने 2 डिफरेंट कलर्स लिए उनको फैला दीजिए, तो जो कलर ज्यादा फैल रहा है इसका मतलब वो ज्यादा स्कैटर हो रहा है, ज्यादा दूर दूर उसकी रेजेस जा रही हैं। और जो कलर कम फैल रहा है उसकी स्कैटरिंग कम हो रही है। तो जो रेड कलर होता है इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है। ओके, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और बाकी जो कलर्स हैं वो अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग स्प्लिट हो जाते हैं या डिस्पर्स हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन को समझने के लिए पहले आपको रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म समझना जरूरी है। ओके, रीजन एक पॉइंट में याद रखिएगा कि ड्यू टू द डिफरेंस इन वेवलेंथ द डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट इन व्हाइट लाइट डेविएट इनटू डिफरेंट पैथ्स एंड वी कैन सी all the path in the form of vibgyor. Okay, and this is also the reason of rainbow formation. अब जो रेनबो बनता है वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू बनता है। ओके, चलिए रेनबो हम आपको बिल्कुल अलग से भी समझाएंगे या इसी में समझा देते हैं, क्योंकि अक्सर आपने अगर प्रिज्म ना भी देखा हो तो जो आपने बबल्स होते हैं, ठीक है, जो सर्फ के बबल्स होते हैं उसमें भी आपको क्या दिखा देते हैं, ये 7 कलर्स दिखा देते हैं। कभी कभी कुछ ग्लास शीट्स पर भी आपको ये 7 कलर्स दिखा देते हैं। ओके, तो वो जो बबल होता है वो एक्चुअली प्रिज्म का ही काम करता है। तो जब कभी बारिश होती है तो जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स में आपकी कुछ ड्रॉपलेट्स तो रह जाती होती है। जब सन रेजेस इन ड्रॉपलेट्स के ऊपर पड़ेंगी, ओके, जब सन रेजेस इन ड्रॉपलेट्स के ऊपर पड़ती हैं तो वो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं पानी की वो प्रिज्म का काम करेंगी। ओके, अब जब व्हाइट लाइट इन ड्रॉपलेट्स के ऊपर पड़ेगी तो ये व्हाइट लाइट अपने कलर्स में डेविएट हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी।
ओके, और किस कलर में डिफरेंट डिस्पर्स होंगी, वही 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाएंगी। ओके, अब जब ये स्काई में हमको एक साथ दिखाई देता है तो ये ही रेनबो कहलाता है। ओके, इसका मतलब जो ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं क्लाउड में बारिश के बाद, जब उनमें व्हाइट लाइट पड़ती है तो वो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो प्रिज्म का वर्क करती हैं, व्हाइट लाइट को 7 प्लस में डिस्पर्स करेंगी और हमको रेनबो दिखेगा। ओके, तो रेनबो फॉर्मेशन इज ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट इनटू इट्स 7 कांस्टेंट कलर्स। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको एक चीज बता दी है। अब आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो 2-3 इंसिडेंट्स एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन ड्यू टू द लेयर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एयर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस, जो भी आप की अर्थ के अराउंड जो पूरा एटमॉस्फेयर है, अर्थ के अराउंड जो भी आपका एटमॉस्फेयर होगा उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या प्रेजेंट होंगी, लेयर्स प्रेजेंट होंगी गैसेस की। ओके, अब ये जो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं गैसेस की, इनमें भी तो लाइट कहीं ना कहीं पास होती होगी, तो इनके थ्रू जो रिफ्रैक्शन हो जाता है इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ये भी एक तरह का मीडियम बन गया, लाइट रेज इसमें एंटर करेंगी, सन से जो भी लाइट रेज आएंगी वो एटमॉस्फेयर में जब एंटर करेंगी तो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस से होकर के एंटर करेंगे। अब हर गैस की डेंसिटी अलग होती है। ओके, इस वजह से हर गैस में लाइट की स्पीड अलग होती है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका प्रिज्म था, या आप नॉर्मल किसी भी चीज को ले लीजिए जिसमें रिफ्रैक्शन होना है, मान लीजिए आपके पास एक ग्लास शीट है, तो ये क्या है, ये ग्लास मीडियम है, और ये क्या है, ये एयर मीडियम है। तो जब लाइट रेज किसी पर्टिकुलर एंगल से एयर से ग्लास में एंटर करेंगी तो ग्लास की तरफ बेंड हो रही है, ये नॉर्मल है। ओके, इसका मतलब जैसे ही मीडियम चेंज हो गया, ये आपका पहला मीडियम था, ये आपका दूसरा मीडियम हो गया, मीडियम चेंज होते ही बेंड हो गई लाइट रेज। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मीडियम की डेंसिटीज अलग अलग हो जाती हैं। ओके, सेम मीडियम में कोई बेंडिंग नहीं हो रही। अगर ये पूरी एयर है तो एयर में लाइट रेज स्ट्रेट आ रही है, ग्लास के अंदर लाइट रेज स्ट्रेट आ रही है, लेकिन एयर से ग्लास में जाते समय ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है, क्योंकि दोनों मीडियम की डेंसिटी अलग हो गई है, दोनों मीडियम का मटेरियल अलग हो गया। इसका मतलब एटमॉस्फेयर के बाहर एक मीडियम है और एटमॉस्फेयर के अंदर एक सेकेंड मीडियम है। तो जैसे ही लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएंगी उनमें बेंडिंग होगी और इसे कहेंगे हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब इसके वजह से नेचर में बहुत सारे फिनोमेना आपको देखने को मिलते हैं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गया। ओके, या फिर जो सनराइज और सनसेट होता है जिसमें डिलेड सनसेट और अर्ली सनराइज जो आप देख पाते हो, अब इसको समझाएंगे, वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ओके, तो जो स्पीड चेंज होती है, अब रिफ्रैक्शन आप मैं बार बार कह रहा हूँ कि लाइट चैप्टर से कनेक्ट करेगा, रिफ्रैक्शन जो आपने वहां पढ़ा था वही यहाँ पर भी है। जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर करेगी तो ड्यू टू द चेंज ऑफ मीडियम and due to the change of densities the speed of light in different medium will be changed and this is known as refraction, and since it is due to the atmospheric layers it is known as atmospheric refraction. Okay, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। जो हमें तारे दिखाई देते हैं वो चमचमाते हुए टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, उसका रीजन समझिए। वही रीजन है रिफ्रैक्शन। देखो एक्चुअली में ये है आपका स्टार जो कि इसकी एक्चुअल पोजीशन है, ये क्या है, एक्चुअल पोजीशन। अब हमारी आईज में जो भी लाइट रेज आनी है वो यहां से आएंगी, स्टार से आएंगी, एक्चुअली में जहां प्रेजेंट होगा वहां से आएंगी, आ गई, लेकिन बीच में आ गई एटमॉस्फेरिक लेयर तो भैया बेंड हो गई। मान लो यहीं से हम देखना चाहते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते, यहां से देखना चाहते हैं। अगर यहां पर हम खड़े में हैं एज एन ऑब्जर्वर अपनी इमेज को देखने के लिए, इमेज मतलब स्टार की इमेज को देखने के लिए, तो एक्चुअली में जो हमारी आईज में जो लाइट रे एंटर करेगी, ब्रेन को ऐसा लगेगा कि वो एक स्ट्रेट पैथ से आ रही है, करेक्ट। ब्रेन में बेंडिंग तो जाएगी नहीं, आईज में बेंडिंग तो होंगी नहीं, एक्चुअल पोजिशन ये है। तो लाइट रे यहां से आई बट एटमॉस्फेरिक लेयर की वजह से वो बेंड हो गई, लेकिन ब्रेन को बात थोड़ी पता कि बेंड हो रही है, ब्रेन को तो लगेगा कि कहीं यहां से आ रही होगी, इसलिए स्टार्स को यहां दिखाई देगा। ये हो गई अपेरेंट पोजीशन, ये हो गई अपेरेंट पोजीशन किसकी, स्टार की। अब इस डायग्राम में इसको यहां पर शो किया गया है, ठीक है। मान लीजिए यहां से बिल्डिंग दिखाई गई है, यहां से शो किया गया। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे एयर की लेयर्स चेंज होंगी वैसे वैसे लगातार
इसकी बेंडिंग बदलती जाएगी, कहीं पर बेंडिंग कम होगी, कहीं पर मतलब कहीं पर बेंडिंग इस डायरेक्शन में होगी तो कहीं पर बेंडिंग इस डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब कभी पोजीशन हमको इधर दिखा देगी, कभी हमको इधर पोजीशन दिखा देगी। लगातार स्टार की पोजीशन चेंज होती हुई दिखाई देती है, और जो लगातार स्टार की पोजीशन बदलती हुई दिखाई देती है ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स, वी से दैट इट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। मतलब चूंकि स्टार की पोजीशन हमें एक जगह दिखाई ही नहीं दे रही है, इसलिए ये हमें बहुत दूर डिस्टेंस पर है, तो हमें स्टार चमकते हुए टिमटिमाते हुए, चमकते हुए नहीं टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इसको ऐसे समझो, नॉर्मली आपने कभी ऐसा देखा है कि कहीं पर आग जल रही हो, आग से धुआं निकल रहा हो, लपटें निकल रही हो, और आग से दूसरे साइड पर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आपको हिलता हुआ दिखाई देता है। तो वो हिलता हुआ क्यों दिखाई देता है? क्योंकि बीच में आग की, स्मोक की, धुएं की जो लेयर आई, उसकी वजह से जो लाइट रेज उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से आपकी तरफ आ रही होंगी, वो क्रॉस करती हुई आ रही है उसको, धुएं को। अब धुआं क्या कर रहा है? डिफरेंट मीडियम का वर्क कर रहा है, और जब डिफरेंट मीडियम का वर्क करेगा तो वहां पर रिफ्रैक्शन होगा, और हमारी आईज पर आते आते बहुत सारी बेंडिंग होगी, इसलिए वो ऑब्जेक्ट हमें हल्का सा हिलता हुआ दिखाई देगा। अब वहां पर हिलता हुआ दिखाई देता है, और वही चीज यहाँ पर हमें ट्विंकलिंग के फॉर्म में दिखाई देती है। अब इतनी दूरी पर स्टार हमें ऐसे 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 जगह चेंज करते थोड़ी नहीं दिखाई देंगे, वो ट्विंकल करते हुए दिखा देते हैं। ओके, तो एज द path of rays of light coming from the star goes on varying slightly, लगातार चेंज होते हैं, varying का मतलब slightly, the apparent position of the star fluctuates, तो apparent position लगातार fluctuate होती है, जिसको हम कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, या हमारी आई में जो फ्लिकर होता है उसी को ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कहा जाता है। नेक्स्ट फिनोमेना आपका ये है जो आपका अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट। ये भी एग्जैक्टली देखिए रिफ्रैक्शन को पकड़े रही। हमने क्या कहा था, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है इस चैप्टर में रिफ्रैक्शन का ह्यूमन आई में। ओके, तो जो आपका सन है, एक्चुअली जब सनराइज होता है तो हमें सनराइज एक्चुअल सनराइज के 2 मिनट पहले ही दिखाई दे जाता है। क्यों होता ये है कि ये आपकी एक स्ट्रेट पोजीशन होती है अर्थ की, जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन। अगर सन की पोजीशन हॉरिजॉन से नीचे है, इसका मतलब वो हमें नहीं दिखाई देगा, हमें ये सन नहीं दिखाई देगा क्योंकि हॉरिजॉन के नीचे आ रहा है। लेकिन अगर ये हॉरिजॉन के ऊपर है तो हमें दिखाई देगा। जब सनराइज होगा तो उस समय मान लीजिए अभी सन यहां पर है, करेक्ट, तो इससे जितनी भी लाइट रेज आएंगी वो पहले हॉरिजॉन से होते हुए, ये एटमॉस्फेरिक लेयर है, यहाँ पे टकराएंगी, क्या होगा? रिफ्रैक्शन हो जाएगा। रिफ्रैक्शन हो गया, हमारी आईज में आ गई। लेकिन बेंडिंग ब्रेन थोड़ी ना जानता है, वो तो ये देखिएगा कि एक्चुअल में यहाँ पे बेंड होगी, तो ब्रेन को लगेगा कि लाइट रेज कहीं स्ट्रेट ही तो आ रही होंगी। ठीक है, ये जो आपका सन है, जब सन से लाइट रेजेस इस पे जाके टकराएंगी तो आईज को ये लगेगा कि ये लाइट रेज जहां से बेंड हो रही है वहीं से आ रही होंगी कहीं स्ट्रेट। इसका मतलब हमको सन की जो एक्चुअल पोजीशन है या अपेरेंट पोजीशन है, एक्चुअल तो ये है, ये तो एक्चुअल पोजीशन है, करेक्ट, जो हमें सन दिखाई देगा अपेरेंटली वो हॉरिजॉन से ऊपर दिखाई देगा, क्योंकि इससे लाइट रेज आती हुई अपीयर हो रही है। एग्जैक्टली तो नहीं आ रही है, एग्जैक्टली तो आपकी यहां से आ रही है एक्चुअल पोजीशन से, बट यहां पर बेंडिंग हुई, तो इस बेंडिंग वाले पॉइंट से ही हमें लगेगा कि लाइट रेज स्ट्रेट हमारी आईज में आ रही है, ब्रेन को लगेगा, और ये होगी इसकी अपेरेंट पोजीशन, जो कि हॉरिजॉन के ऊपर 2 मिनट पहले ही दिख जाती है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि सनराइज हो चुका है, जो कि हुआ नहीं होता है, वो 2 मिनट पहले ही दिखने लगता है। एक्चुअल में हमें केवल दिखता है, एक्चुअल में 2 मिनट के बाद होगा। ओके, ये तो हो गया आपका अर्ली सनराइज। अब आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके, अभी हम इसको एक और क्लियर डायग्राम से समझाएंगे। अब इसी तरह से सेम सनसेट होता है। देखिए जब सनसेट हो जाता है, यहां सन पहुंच जाता है हॉरिजॉन के नीचे, तो यहां से लाइट रेज हमारे आईज तक आ रही है। अब लाइट रेज आएंगी और ये बेंड हो जाएंगी। अब हमको लगेगा कि लाइट रेज कहीं इस पोजीशन से आ रही है, जो कि हॉरिजॉन के अभी ऊपर ही है। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर सन आपको हॉरिजॉन से ऊपर है तो हमें दिखता रहेगा, हॉरिजॉन से नीचे है तो नहीं दिखेगा। तो चूंकि हमको लगता है कि जो लाइट रेज है वो सन की इस पोजीशन से आ रही है, जो कि हॉरिजॉन के ऊपर है, इसका मतलब हमको लगेगा अभी सूरज डूबा ही नहीं है, अभी सनसेट हो ही नहीं है। इसलिए हमें ये जो सनसेट है ये लेट तक दिखता रहता है, यानी कि लगातार 2 मिनट तक
सन के डूबने के बाद भी दिखता रहता है, यानी कि जब सनसेट हो जाता है, सनसेट होने के बाद भी हमको दिखता रहता है। एक और डायग्राम से देखिए इसको, तो ये आपका सन है, सॉरी ये आपका एटमॉस्फेयर है, वो सन के कलर के था इससे वो स्लिप ऑफ टंग। ये आपकी अर्थ है और ये आपका एटमॉस्फेरिक लेयर्स है, एटमॉस्फेयर है पूरा। ओके, तो होगा क्या, ये आपका हॉरिजॉन है, ये रियल पोजीशन है सन की, लाइट रेजेस आएंगी एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही बेंड हो जाएंगी, बट हमारी आईज में ये बेंडिंग तो आएगी नहीं, हमारी आईज लगेगा कि लाइट कहीं स्ट्रेट किसी पॉइंट से आ रही होंगी, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं अपेरेंट पोजीशन ऑफ सन, ओके, जो कि हॉरिजॉन से ऊपर है। इसी तरह से जब अब यहाँ पर सनराइज को यहाँ लिख दिया गया, यहाँ सनसेट को लिख दिया गया, ओके, डायग्राम उसका उल्टा बट ऐसा है नहीं, मान लेते हैं ये आपका सनसेट नहीं है, सनराइज लिखा हुआ है, करेक्ट, ये क्या है आपका सनराइज, सनराइज, ठीक है। तो पोजीशन तो ये है, अभी सनराइज हुआ नहीं है, बट हमें पहले ही दिख जाएगा क्योंकि हमें लगेगा कि लाइट रेज अपेरेंटली इस पोजीशन से आ रही है, करेक्ट। तो आई थिंक ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। उसी तरह से मान लेते हैं सनसेट है, इट इज नॉट सनराइज, सनसेट है, तो ये सन हॉरिजॉन के नीचे जा चुका है, लाइट रेज हमारी आईज तक जब आएंगी तो हमको लगेगा कि किसी अपेरेंट पोजीशन से आ रही है, जो कि अभी सन हॉरिजॉन के ऊपर ही दिखेगा, इस वजह से ये हो गया डिलेड सनसेट। ओके, ये तो आपकी चैप्टर रिलेटेड कुछ मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसका डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने आज आपको दिया। ओके, तो आई थिंक आपको यहां तक चैप्टर पूरा क्लियर हो गया होगा। इसको आप घर जाके अच्छे से रीड करेंगे, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और जो भी रिलेटेड डाउट्स हैं वो लेकर के आएंगे। ओके, अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हैं तो कमेंट्स के फॉर्म में मुझे बताइए, कोई भी डाउट होगा आपका क्लियर कर दिया जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता नहीं कोई डाउट रह जाएगा। ओके, तो फिर अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट मैं लेके आऊंगा वो होंगे पीवाईक्यूज। तो पीवाईक्यूज के पहले इस चैप्टर का रिवीजन करके रखिएगा और पीवाईक्यूज के पहले अपने सारे चैप्टर्स भी रिवाइज करके रखिएगा जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाए हैं। आप लोग भी ऑफलाइन वाले जितने बच्चे हैं बहुत ध्यान से पढ़िए, फोकस तरीके से पढ़िए, क्योंकि अक्टूबर आपका बीतने वाला है ऑलमोस्ट। अब इसको आप बीतने ही कहेंगे, 15 बहुत जल्दी आने वाली है और 15 के बाद फिर मंथ पता नहीं चलता है। तो जो भी टाइम अब आपके पास है उसका प्रॉपर यूज करिए। अब बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो डिस्ट्रैक्शन का अब मतलब है कि आपके मार्क्स बहुत ज्यादा डाउन रहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट टाइम के लिए